हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर नवल्दी भारती। आज हम लोग नेक्स्ट लेग्यूम क्रॉप को डिस्कस करने जा रहे हैं। फ्रेंच बीन, फैसियोलस वुल्गैरिस। इसको कॉमनली स्नैप बीन भी कहा जाता है, किडनी बीन भी कहा जाता है, और हिंदी में जिसको आप लोग राजमा के नाम से जानते हैं। तो आज हम लोग राजमा के बारे में जो है उसकी कल्टीवेशन प्रैक्टिस को डिटेल में डिस्कस करेंगे, है ना। पी को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है लेक्चर 9 के पार्ट 1 में और लेक्चर 9 के पार्ट 2 में, और इन दोनों ही लेक्चर्स की लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, तो आप वहाँ से भी जा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंच बीन, फैसियोलस वुल्गैरिस। सिनोनिम मतलब इसको और नामों से जो जाना जाता है वो है स्नैप बीन, किडनी बीन, या हिंदी में इसको राजमा भी बोलते हैं। और इसका जो 2n नंबर है या डिप्लॉयड क्रोमोसोम नंबर है 2x, वो 22 है। यानी इसका बेसिक सेट जो है क्रोमोसोम नंबर का x, इसका 11 है। 11 क्रोमोसोम का एक सेट है, तो इसके पास 2 सेट्स ऑफ 11 क्रोमोसोम्स हैं, तो ये डिप्लॉयड हुआ और इसका क्रोमोसोम नंबर 22 है। ये n और x का डिफरेंस हमने आप लोगों को एक वीडियो में बता दिया है। इसको बिल्कुल हमेशा के लिए ध्यान में बैठा लीजिए, इसको बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। फ्रेंच बीन या फिर राजमा वाइडली ग्रोन एज वेजिटेबल, ठीक है। इसको हम लोग वेजिटेबल की तरह भी ग्रो करते हैं, एज वेल एज पल्स के तौर पर भी। यानी ये दाल दलहनी फसल में भी आता है और सब्जी की फसल में भी आता है, जैसे कि मटर के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। जैसे कि मटर जो है सब्जी में भी आती है और मटर जो है वो दलहनी फसल में भी आती है। जब हम इमेच्योर पॉड को या ग्रीन पॉड और सीड को जब हम कंज्यूम करते हैं एज अ वेजिटेबल, तो हम उसे वेजिटेबल साइंस में पढ़ते हैं। और जब हम उसके ड्राई मैच्योर सीड को जब हमें उसका प्रोडक्शन लेना होता है, तो हम जो है पल्सेस क्रॉप में उसको स्टडी करते हैं। तो उसी तरह राजमा में भी है। जब हम यंग पॉड के लिए अगर कल्टीवेशन कर रहे हैं, तो हम राजमा को वेजिटेबल साइंस में कंसिडर करेंगे। ये मतलब एक तरह से वेजिटेबल क्रॉप भी है। और जब हम पल्स के तौर पर लेंगे, यानी दाल के तौर पे इसको उगाना चाहेंगे इसके ड्राई सीड के लिए, तो हम इसको जो है दलहनी फसल में स्टडी करेंगे। और इसका जो न्यूट्रिएंट कॉम्पोजिशन है ये भी, क्योंकि एक लेग्यूम क्रॉप है और लेग्यूम क्रॉप जो है प्रोटीन का रिच सोर्स है, तो उसी तरह राजमा भी पी जितना प्रोटीन का रिच सोर्स है, उसी तरह राजमा भी प्रोटीन का रिच सोर्स है। अबाउट 1.7 ग्राम जो है प्रोटीन पाई जाती है राजमा में इन 100 ग्राम। अगर 100 ग्राम राजमा है तो उसमें 1.7 ग्राम आपको प्रोटीन मिलती है। उसी तरह 4.5 ग्राम जो है कार्बोहाइड्रेट है, विटामिन ए पाया जाता है, विटामिन सी और मिनरल्स जैसे कैल्शियम और मैग्नीशियम। ड्राई बीन्स मतलब जो दाल के तौर पे अगर राजमा यूज़ करते हैं, तो उसमें भी प्रोटीन की मात्रा और ज़्यादा हो जाती, मतलब और ज़्यादा पाई जाती है। इंडिया में फ्रेंच बीन का जो कल्टीवेशन है वो महाराष्ट्र में किया जाता है, जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के हिली रीजन में, और तमिलनाडु साउथ में अगर देखा जाए तो केरल, तमिलनाडु और कर्नाटका में भी इसका कल्टीवेशन होता है। और इधर ईस्टर्न साइड में वेस्ट बंगाल में और आसाम वाले एरिया में भी, वेस्ट बंगाल, आसाम, त्रिपुरा, वहाँ पर भी फ्रेंच बीन का कल्टीवेशन किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है ओरिजिन, कि राजमा का सेंटर ऑफ ओरिजिन क्या है। तो राजमा एक फैसियोलस जीनस की क्रॉप है और इस जीनस में बहुत सारी स्पेशीज आती हैं, ठीक है। फैसियोलस वुल्गैरिस राजमा की स्पेशीज है, लेकिन फैसियोलस के अलावा कुछ और भी स्पेशीज हैं, यानी राजमा के अलावा दूसरी भी फैसियोलस जीनस से बिलोंग करने वाली स्पेशीज हैं जिनका की कल्टीवेशन होता है। पर राजमा को हम लोग मेजर क्रॉप के तौर पे, मतलब ये ज़्यादा कल्टीवेट की जाती है। तो जितनी भी फैसियोलस जीनस की क्रॉप है उनका ओरिजिन सेंटर है सेंट्रल और साउथ अमेरिका। हमने आपको पिछले उसमें मैप दिखाया था, तो आप उस मैप पर जाइएगा और ध्यान दीजिएगा कि सेंट्रल और साउथ अमेरिका की लोकेशन, यानी मैक्सिको वाला जो रीजन है वो सेंट्रल अमेरिका में आता है। तो वहाँ पर फैसियोलस जीनस का ओरिजिन सेंटर है। यानी फैसियोलस जीनस से रिलेटेड जितनी भी वाइल्ड स्पेशीज़ हैं वो वाइल्ड स्पेशीज़ की आप वहाँ पर जो है बहुतायत देखेंगे।
तो कौन से 4 जीनस हैं जो फैसियोलस से बिलोंग करने वाले, कौन से 4 स्पेशीज हैं जो फैसियोलस जीनस से बिलोंग करती हैं और जिनका ज़्यादातर कल्टीवेशन पूरे वर्ल्ड में होता है? तो सबसे ज़्यादा होता है फैसियोलस वुल्गैरिस, फ्रेंच बीन या राजमा का। उसके बाद दूसरी बीन है फैसियोलस कोकिनियस, जिसको रनर बीन भी बोलते हैं या स्कारलेट बीन भी बोलते हैं। तीसरी है फैसियोलस ल्यूनेटस, ये इसको बटर बीन भी बोलते हैं, लाइमा बीन भी बोलते हैं या मेडागास्कर बीन भी बोलते हैं। और चौथी है फैसियोलस एक्यूटीफोलियस वैरायटी लैटीफोलियस, जिसको टैपरी बीन भी बोलते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप की फैसियोलस जीनस से बिलोंग करने वाली बीन है, जिसमें से हम लोग फैसियोलस वुल्गैरिस को स्टडी कर रहे हैं, फ्रेंच बीन या राजमा। तो चलिए देखते हैं इसकी बॉटेनिकल, इसकी कैरेक्टरिस्टिक कैसी होती है। बॉटेनिकली ये भी एक जो है हर्बेशियस एनुअल प्लांट है, एनुअल हर्बेशियस प्लांट है, जिसमें कि एक टैप रूट सिस्टम पाया जाता है, पर इसमें पी की तरह, मटर की तरह नोड्यूल फॉर्मेशन अच्छा नहीं होता है। मतलब नोड्यूल फॉर्मेशन बहुत ही पुअर होता है, मीन्स जो राइजोबियम जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन जो करते हैं तो वो उतना इफेक्टिव नहीं होता। नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है पर बहुत ज़्यादा नहीं। लीव्स जो होती हैं वो ट्राइफोलिएट होती हैं। ट्राइफोलिएट लीफ का मतलब कि जब पेटियोल से लीफ 3 लीफलेट प्रोड्यूस होती हैं तो उसे हम ट्राइफोलिएट लीफ बोलते हैं, ठीक है। और ये फ्रेंच बीन जो है एक सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है। वैसे सभी लेग्यूम क्रॉप जो होती हैं वो सेल्फ पॉलिनेटेड होती हैं, लेकिन एक स्पीशीज है फ्रेंच बीन में, वो है फैसियोलस कोकिनियस, जिसको कि स्कारलेट या रनर बीन बोलते हैं। ये क्रॉस पॉलिनेटेड है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है पॉइंट है, इसको ध्यान रखिएगा कि जनरली सभी लेग्यूम क्रॉप को हम लोग जानते हैं कि वो सेल्फ पॉलिनेटेड होती है, लेकिन ये स्पीशीज जो है लेग्यूम क्रॉप में फ्रेंच बीन की फैसियोलस जीनस की, ये क्रॉस पॉलिनेटेड है। और सभी स्पीशीज जितनी भी अभी चारों पीछे डिस्कस की गई हैं, इनका 2n या क्रोमोसोम नंबर 22 ही है। अब आइए वैरायटी देख लेते हैं। स्नैप बीन्स और ग्रीन शेल बीन और ड्राई शेल बीन, मतलब इतने तरह से इसको यूज़ किया जाता है वेजिटेबल पॉट्स के तौर पर भी, या ग्रीन शेल्ड कंडीशन में भी, यानी इसके सिर्फ दानों को, हरे दानों को भी यूज़ करते हैं, या ड्राई शेल बीन जो कि दाल के तौर पर। तो इसको तो भी हम लोगों ने देख ही लिया है, दाल के तौर पे हम यूज़ करते हैं तो हम इसे फील्ड बीन बोलते हैं। फिर ये जितनी भी वैरायटीज़ हैं इनको फर्दर क्लासीफाई किया है ड्वार्फ टाइप और पोल टाइप में। मतलब ड्वार्फ और बुश और क्लाइंबिंग हैबिट में। मतलब जो भी वैरायटीज़ हैं उनकी 2 तरह की प्लांट ग्रोथ हैबिट देखी गई है, या तो बुशी नेचर की होगी प्लांट ग्रोथ हैबिट, या तो क्लाइंबिंग नेचर की है प्लांट ग्रोथ हैबिट। तो बुशी नेचर की जो प्लांट ग्रोथ हैबिट है उसमें पौधे ड्वार्फ आपको देखने के मिलेंगे, और जो क्लाइंबिंग ग्रोथ हैबिट वाले हैं उसमें वैरायटी आपको टॉल मिलेगी। तो ये भी बिल्कुल पी के जैसे ही जो है हैबिट इसमें पाई जाती है, ड्वार्फ बुश टाइप या क्लाइंबिंग पोल टाइप। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सी वैरायटी ड्वार्फ टाइप और पोल टाइप से बिलोंग करती है। तो कॉन्टेंडर, बुश टाइप में देखते हैं पहले कॉन्टेंडर और प्रीमियर, ये दोनों वैरायटी यूएसए की है, यूएसए से इंट्रोड्यूस हुई है हमारे यहाँ। तो ये दोनों बुश टाइप वैरायटी हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ जो वैरायटी रिलीज की गई है वो है पूसा पर्वती, ये IRI से रिलीज्ड है। पंत अनुपमा, पंत यूनिवर्सिटी से, पंत बीन 2 ये भी वहीं से है। अर्का कोमल, अर्का शरथ, अर्का सुविधा, अर्का बोल्ड, अर्का अनूप, फूले सुरेखा, अर्का अनूप। ये जो अर्का वाली वैरायटी है आप अब तक जान गए होंगे कि किस कहाँ से रिलीज है, ये IIHR बेंगलोर से रिलीज्ड है। उसके बाद है बॉन्टीफुल, जंपा, VL बॉनी वही है, विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान, तो वहाँ से VL बॉनी मतलब ड्वार्फ, तो VL बॉनी वैरायटी है, VL बॉनी और बीन 1, TKD1, KKL1 और सिलेक्शन S। तो ये सब डिफरेंट जो पॉपुलर वैरायटीज़ हैं ड्वार्फ फ्रेंच बीन की, वो ये हैं। उसके बाद दूसरी है क्लाइंबिंग या पोल टाइप की, जिसमें आता है कैंटुची वंडर, ठीक है, ये भी यूएसए की ही वैरायटी है, कैंटुची वंडर। उसके बाद SVM 1 लक्ष्मी, पूसा हिमलता, आज़ाद राजमा 1, आज़ाद मतलब CSA से जो रिलीज वैरायटी है वो, और RCMFB 1, ये सारी वैरायटी जो है वो पोल टाइप है, मतलब इनको स्टेकिंग की जरूरत पड़ती है, इनकी प्लांट हाइट लंबी होती है। अब नेक्स्ट देखते हैं क्लाइमेटिक कंडीशन।
कि इसके कल्टीवेशन के लिए किस तरह का क्लाइमेट और किस तरह की सॉइल कंडीशन फ्रेंच बीन के लिए जो है सूटेबल है। तो फ्रेंच बीन एक डे न्यूट्रल, ये भी कूल सीजन की ही क्रॉप है जैसे कि मटर, ठीक है, कूल सीजन के लिए इसको भी वैसा ही क्लाइमेट चाहिए मटर के जैसा, लेकिन ये थोड़ा सा इसके अंदर हाई टेम्परेचर को ये टॉलरेट कर सकता है। जैसे मटर में क्या था, 10 से 18 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर पे मटर की क्वालिटी रिड्यूस हो जाती है, लेकिन फ्रेंच बीन के साथ ऐसा नहीं है। थोड़ा सा हाई टेम्परेचर है, मतलब अप टू 25 डिग्री सेंटीग्रेड भी टेम्परेचर है, तो भी सक्सेसफुली आप इसका कल्टीवेशन कर सकते हैं। मीन्स ये हाई टेम्परेचर को भी टॉलरेट कर लेता है। तो ऑप्टिमम टेम्परेचर फ्रेंच बीन के कल्टीवेशन के लिए 15 to 25 डिग्री सेंटीग्रेड सफिशिएंट है। पोल टाइप जो फ्रेंच बीन है या पोल टाइप जो वेराइटीज है फ्रेंच बीन की, वो हाई रेनफॉल को भी टॉलरेट कर लेती हैं एज कम्पेयर टू बुश टाइप। बुश टाइप जो है हाई रेनफॉल कंडीशन में जो है टॉलरेट नहीं कर पाती, लेकिन पोल टाइप जो है टॉलरेट कर लेती है। उसके बाद नेक्स्ट है सॉइल कंडीशन। सॉइल कैसी चाहिए, तो लाइट सैंडी लोम सॉइल सफिशिएंट है विद पीएच 5.5, लेकिन जो है पीएच जो है स्लाइटली एसिडिक है तो फ्रेंच बीन के लिए प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर स्लाइटली एल्कलाइन हो गया यानी 7.5 से भी थोड़ा सा भी एबव हुआ, 7.5 तक तो ग्रो कर जाता है, लेकिन 7.5 से थोड़ा सा भी ग्रो हुआ तो जो है फ्रेंच बीन पर निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, यानी ये एल्कलिनिटी को बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं कर सकती है फ्रेंच बीन। यानी सॉइल आपकी न्यूट्रल हो या तो स्लाइटली एसिडिक हो, ठीक है। तो ये सॉइल की कंडीशन है। और लाइट सॉइल होगी तो वही है कि अर्ली कल्टीवेशन मिलेगा, और हैवी सॉइल होगी तो हाई यील्ड मिलेगी। अब सोइंग टाइम इसका क्या है, कब बुआई होती है, तो फ्रेंच बीन भी सीड से ही प्रोपोगेट होती है। जितनी भी लेग्यूम क्रॉप है उन सबको सेक्सुअली ही प्रोपोगेट किया जाता है, यानी बीज के माध्यम से प्रोपोगेशन किया जाता है। एक्चुअली लेग्यूम क्रॉप ही क्या, जनरली जितनी भी वेजिटेबल हैं ये सेक्सुअली प्रोपोगेट होती हैं। अगर याद होगा आपको लेक्चर 1 में हमने बताया था फ्रूट्स और वेजिटेबल में जो डिफरेंस बताया था, तो उसमें हमने यही बताया था कि वेजिटेबल्स जो है सेक्सुअल मेथड ऑफ इनका मोड ऑफ प्रोपोगेशन होता है। तो उसी तरह लेग्यूम क्रॉप में जैसे मटर सेक्सुअली प्रोपोगेट होती है बीज के माध्यम से, वैसे ही फ्रेंच बीन भी बीज के माध्यम से प्रोपोगेट होती है। तो इसका सोइंग टाइम क्या है, नॉर्थ इंडिया में इसको 2 बार हम बुआई कर सकते हैं। एक जो है रेनी सीजन है, मतलब जुलाई अगस्त सितंबर तक बुआई करते हैं, और दूसरा जो है हम जनवरी फरवरी में, जो कि हम जायद की फसल के लिए उसको बोते हैं। हिल्स की अगर बात की जाए तो ये मार्च से मई तक हिल्स में इसका जो है कल्टीवेशन किया जाता है, मार्च से लेके मई तक आराम से इसका क्योंकि हिल्स में समर्स में बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ती, वहाँ पर टेम्परेचर लो रहता है, तो वहाँ का कंडीशन इसके लिए सूटेबल है। और कुछ वेराइटियाँ जैसे अर्का कोमल है, अर्का सुविधा, अर्का अनूप, कॉन्टेंडर, पूसा पर्वती, ये सारी वेराइटी, ये जो वेराइटीज़ हैं ये ईयर राउंड कल्टीवेशन के लिए सूटेबल है। मतलब इनकी तो इन वेराइटी को आप किसी भी सीजन में लगा के इनका कल्टीवेशन कर सकते हैं। उसके बाद है लैंड प्रिपरेशन एंड सोइंग, यानी लैंड कैसे प्रिपेयर करेंगे और सोइंग। तो ये लैंड प्रिपेयर करना आप जानते हैं, जिस तरह से सभी वेजिटेबल क्रॉप में लैंड प्रिपेयर की जाती है, यानी प्रॉपर जो है 3 से 4 राउंड जो है प्लॉइंग करते हैं फील्ड को अच्छी तरह से, फिर उसके बाद उसकी लेवलिंग करते हैं, और लेवलिंग करने के बाद कन्वीनियंट साइज़ के प्लॉट्स में पूरी फील्ड को आप डिवाइड कर दीजिए, ये ध्यान में रखते हुए कि सिंचाई आसानी से हो सके। फिर उसमें आप फ्लैट बेड में भी जो है प्लांटेशन कर सकते हैं, या रिज या फरो बना कर के भी कर सकते हैं। और हाँ, लैंड प्रिपरेशन के समय ही आप जो है FYM सॉइल में इनकॉर्पोरेट कर देंगे। फिर सीड्स को जो है मॉइस्ट सॉइल में ही बोना चाहिए, और पहले से वाटर सोक्ड होना चाहिए, यानी पहले से जो है पानी में 24 घंटे उसे भिगो दीजिए, ताकि जर्मिनेशन जल्दी होता है। अगर आप बिना पानी में भिगोए बीज को बो देते हैं ज़मीन में, और ज़मीन में मॉइस्चर भी सफिशेंट है, लेकिन फिर भी ये जो सीड्स होते हैं ये बहुत जल्दी जर्मिनेट नहीं करते हैं, इनके सीड कोट काफ़ी हार्ड होते हैं, तो जब तक मॉइस्चर एब्जॉर्ब करते हैं तब तक सॉइल का मॉइस्चर उड़ चुका होता है, तो इसलिए जो है बीज पहले से भीगे हुए होते हैं तो जर्मिनेशन जल्दी होता है। अब कितनी स्पेसिंग पे बुआई करेंगे, अर्ली बुश या अर्ली वैरायटी है जो कि बुश या ड्वार्फ टाइप की, तो उसको 45 × 15 सेंटीमीटर की स्पेसिंग रखेंगे, और सीड रेट कितना होगा बुश टाइप का 60 to 65 kg पर हेक्टेयर।
उसी तरह क्लाइंबिंग या पोल टाइप की अगर बुआई कर रहे हैं तो क्लाइंबिंग या पोल टाइप, क्योंकि प्लांट इसका थोड़ा ऊंचाई पे जाता है तो इसको जो है हिल्स बना करके, मतलब छोटे छोटे माउंड बना करके, हिल्स मतलब छोटी छोटी पहाड़ी नुमा जैसी मिट्टी इकट्ठा करके उस पर बीज बो दिया जाता है, 3-4 बीज, लेकिन लाइन में ही, ठीक है ना। तो और वो जो हिल बनाया जाता है 1 मीटर की जो है स्पेसिंग पर, मतलब रो टू रो डिस्टेंस 1 मीटर होगी, और हिल्स जो बनाए जाएंगे वो जो है वो 20 to 30 सेंटीमीटर पर प्लांट टू प्लांट होगी। तो 3 से 4 बीज एक हिल पर, मतलब एक जगह पर 3 से 4 बीज बोए जाते हैं, और इस तरह से 25 से 30 केजी बीज जो है 1 हेक्टेयर के लिए लग जाता है। अब मैन्योर फर्टिलाइजर की जो रिक्वायरमेंट है, तो FOIM तो आप सॉइल प्रिपरेशन के समय ही फील्ड में इनकॉर्पोरेट कर देंगे, 10 से 20 टन पर हेक्टेयर FOIM इनकॉर्पोरेट कर देंगे। और जो है NPK, ये भी लेग्यूम क्रॉप है, ऑल्दो कि इसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन पुअर होता है, इसलिए बाहर से सफिशिएंट क्वांटिटी में आप जो है नाइट्रोजन आप यूरिया या DAP के थ्रू अप्लाई करेंगे, या फिर आप जो है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियल कल्चर जैसे राइजोबियम या तमाम से फ्री लिविंग बैक्टीरिया जो फ्री नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, उनको भी सॉइल में उनका कल्चर बना, उनको भी सीड में से ट्रीट करा के डाल सकते हैं। लेकिन NPK की जो डोज निर्धारित की गई है वो है नाइट्रोजन 50 kg, फॉस्फोरस 75 kg और पोटास 75 kg, ये रेशियो में आप डालेंगे। तो नाइट्रोजन की हाफ डोज और फॉस्फोरस और पोटाश की पूरी डोज तो फील्ड प्रिपरेशन के दौरान ही आप डाल देंगे, जब FOIM डालेंगे, सॉरी फील्ड प्रिपरेशन नहीं, जब रिज बना रहे हो, मतलब प्लॉटिंग कर रहे हो तब, ठीक है। उसके बाद जो है जो बाकी नाइट्रोजन बचा हुआ है उसको 1 महीने बाद आप उसको फिर से अप्लाई कर देंगे सीड जर्मिनेशन के बाद। अब इरिगेशन की बात आती है, तो इरिगेशन बहुत ज़रूरी है टाइमली अप्लाई करना, क्योंकि वाटर स्ट्रेस अगर थोड़ा सा भी हुआ तो फ्रेंच बीन स्पेशली फ्लावरिंग फ्रूटिंग के टाइम पर, है ना, फूल लेने के दौरान में या पॉट डेवलपमेंट के दौरान अगर इरिगेशन लेट हुआ तो उससे ईल्ड पर अल्टीमेटली इफेक्ट आता है। तो इरिगेशन जो है वो प्रॉपर होना चाहिए। अब जैसे रबी क्रॉप ले रहे हैं, मतलब जैसे कि जुलाई अगस्त अगर आपने सोइंग की है तो वो रबी क्रॉप हुई, क्योंकि वो उधर ठंड में आप उसको हार्वेस्ट कर लेंगे, तो वो रबी क्रॉप मतलब कि जनवरी फरवरी में अगर आप जो है ले रहे हैं। और समर क्रॉप जो है 5 से 6 दिन, समर क्रॉप अगर आप ले रहे हैं तो 5 से 6 दिन के इंटरवल में, यानी रबी क्रॉप में 8 से 10 जो है सिंचाई आपको लग जाएगी, और जो समर क्रॉप यानी फरवरी मार्च में जो आप बुआई कर रहे हैं वो 5 से 6 दिन के इंटरवल पे टोटल 15 से 16 बार सिंचाई लग जाएगी। सॉरी, रबी क्रॉप में 9 से 10 बार सिंचाई लगती है और समर क्रॉप में 15 से 16 बार सिंचाई लगती है। तो ये जो सिंचाई जितनी भी लगती है वो एकदम फिक्स नहीं है, ये डिपेंड करता है कि सॉइल की और क्लाइमेट की कंडीशन कैसी है। अगर सैंडी सॉइल है तो हो सकता है कि समर्स में ये जो 5-6 दिन का इंटरवल है ये 2 ही 3 दिन का इंटरवल रह जाए, क्योंकि सैंडी सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी नहीं अच्छी होती। पर हैवी सॉइल है तो आप उसको वीकली इंटरवल पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये वेरी करता है। लेकिन हाँ, फ्लावरिंग के टाइम पे और जब बीज पड़ गया, मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद पॉड सेट हो गया है, तो उसके बाद आपको कॉन्टिन्यूअस सिंचाई करनी है। नेक्स्ट है वीडिंग। वीडिंग अगर मैनुअली की जाए तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन मैनुअली अगर एरिया आपके पास ज़्यादा है तो आपको खर्चा ज़्यादा आएगा, क्योंकि मैनुअली आपको ज़्यादा उसका पेमेंट करना पड़ेगा। लेकिन मैनुअली वीडिंग कराना वो सेफ़ है और जो है इको फ्रेंडली है, और इनपुट भी बहुत ज़्यादा नहीं है अगर एरिया छोटा है तो, ठीक है। लेकिन अगर बड़ा एरिया है तो आपको फिर केमिकल मोड से ही वीडिंग करानी पड़ेगी। जैसे पेंडिमिथाइलिन का एप्लीकेशन आप प्री इमरजेंस अप्लाई कर दीजिए, मतलब बीज बोने के बाद पेंडिमिथाइलिन को फील्ड में जो है उसको स्प्रे कर दीजिए। फिर उसके बाद आप मतलब बुआई के 1-2 दिन बाद फिर जैसे ही सीड जो जर्मिनेट होगा वीड का, वो जो है वो डेड हो जाएगा। और या फिर हैंड वीडिंग एक बार आप करा दीजिए शुरुआत में, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि फ्रेंच बीन में जब शुरुआत में एक बार आपने हैंड वीडिंग करा दी और जब पौधा बुशी ग्रोथ हैबिट का अच्छे से ग्रो कर जाता है, अपनी कैनोपी बना लेता है, तो फिर फर्दर उसके नीचे वीड ग्रोथ हो ही नहीं पाती। तो जनरली एक हैंड वीडिंग अगर आप करा देते हैं तो उसके बाद वीड की प्रॉब्लम हट जाती है। तो ये जो है वीडिंग का तरीका है फ्रेंच बीन में। उसके बाद है इंटरकल्चरल एक्टिविटी।
कौन कौन सी इंटरकल्चरल एक्टिविटी, जैसे इरिगेशन, मैन्योर, फर्टिलाइजेशन, वीडिंग, ये तो जनरल इंटरकल्चरल प्रैक्टिस जो कि हर क्रॉप में करते हैं। और स्पेशल कुछ है जैसे कि फ्रेंच बीन में और मटर, जैसे मटर में भी था तो फ्रेंच बीन में भी है। जो पोल टाइप फ्रेंच बीन होती है जिसकी प्लांट हाइट जो है 85 सेंटीमीटर से भी अबव होती है, तो उसको स्टेकिंग की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि स्टेम वीक होता है, हर्बेशियस होता है, तो ऑब्वियस ही बात है वीक है तो सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो इसमें भी बिल्कुल वैसे ही स्टेकिंग करते हैं जैसे कि मटर में करते हैं कि दो रो के बीच में दो जो रो टू रो आपने फ्रेंच बीन सोइंग किया है, आप उसमें जो है पोल्स लगा करके और हॉरिजेंटल वायर से सारे पोल्स को कनेक्ट कर दीजिए या रस्सी बांध के कैसे भी, और उस पर जो है उसके सपोर्ट पर पौधे को ग्रो होने दीजिए, उसी के सपोर्ट पे पौधा क्लाइंब कर जाएगा। ठीक है, और ये भी उसी समय स्टेकिंग तभी कर देना है जब पौधे की हाइट 15 से 20 सेंटीमीटर तक हो गई हो, मतलब बहुत ज़्यादा हाइट होने पे हमें नहीं करना है ताकि वो इनिशियल स्टेज से ही सपोर्ट पर चलना शुरू कर दे। ठीक है, तो ये जो है इंटरकल्चरल एक्टिविटी है। उसके बाद हार्वेस्टिंग और ईल्ड की बात आती है कि हार्वेस्टिंग कब करेंगे। तो देखिए सीड जो है 3 से 4 दिन में जो है जर्मिनेट कर जाता है बुआई के बाद, उसके बाद 1 महीने बाद ही फूल आने लगता है। बुआई के 3 से 4 दिन बाद बीज जर्मिनेट कर जाता है और 1 महीना यानी 4 हफ्ता पूरा होते ही आपको फ्लावरिंग अपने पौधे में दिखने लगेगी, फसल में फ्लावरिंग आनी शुरू हो जाती है। तो फ्लावरिंग से ले करके 10 से 15 दिन के अंदर, ये मतलब कैलकुलेटिव वे में ऐसा देखा गया है कि 10-15 दिन के बाद जो है फ्लावरिंग से 10-15 दिन के बाद पॉड जो है हार्वेस्टिंग के लायक हो जाते हैं। तो एक तो ये टाइम कैलकुलेट मेथड से भी आप हार्वेस्टिंग कर सकते हैं कि फूल आने के 10-15 दिन जैसे ही बीत जाए आप पॉड को हार्वेस्ट कर लीजिए, या एक विजुअल ऑब्जर्वेशन का भी तरीका है कि पॉड पूरी तरह से ग्रो कर जाए लेकिन मतलब बीज दाना पूरी तरह से भर जाए लेकिन पॉड हरा रहे, टेंडर रहे और इमेच्योर बीज मतलब मैच्योरिटी ना आए, टफ ना होने पाए, दाने हार्ड ना होने पाए, तो ये एक स्टेज है ना। तो फ्लावरिंग 10 से 12 दिन के बाद फ्लावरिंग वेराइटी टू वेराइटी ये वेरी करता है, किसी में 10 दिन में भी फ्लावर से फ्रूट डेवलप हो जाता है, किसी में 15 दिन, किसी में 12 दिन, तो इतना रेंज में ये वेरी करता है। बुश टाइप की जो वेराइटी है अगर आपने लगाई है तो आपको 2 से 3 बार हार्वेस्टिंग करनी पड़ेगी, तुड़ाई मतलब जो पॉड है उसकी हार्वेस्टिंग 2 से 3 बार करनी पड़ेगी। और अगर पोल टाइप है तो 3 से 5 हार्वेस्टिंग करनी पड़ती है, मतलब 3 से 5 राउंड आपको हार्वेस्टिंग करनी पड़ेगी। तो इनिशियल स्टेज में जो हार्वेस्टिंग होती है, मतलब शुरुआत की 2-3 जो हार्वेस्टिंग होती है उसमें आपको अच्छी क्वालिटी के पॉड मिलते हैं एज़ कम्पेयर टू लेटर हार्वेस्टिंग। जो बाद वाले जो पॉड आप हार्वेस्ट करते हैं वो उतनी अच्छी क्वालिटी के नहीं होते। हार्वेस्टिंग के बाद आप पॉड्स को शेड में रख दीजिए ताकि थोड़ा सा उनकी हीट वो रिमूव हो जाए, लेकिन बहुत ज़्यादा सुखाएंगे नहीं क्योंकि सुखाने से पानी अगर जितना ज़्यादा उनका मॉइस्चर लॉस होगा उतना ही उनकी फ्रेशनेस जाएगी और मार्केट में आपको उसकी वैल्यू नहीं मिलेगी। तो और जो हम हार्वेस्ट करेंगे पॉट्स वो बहुत ओवर मैच्योर भी नहीं होने चाहिए कि सीड उनके बहुत ज़्यादा हार्ड हो गए हैं कि उनको वेजिटेबल के पर्पज़ से आप यूज़ ही नहीं कर सकते। तो डिजीज्ड नहीं होना चाहिए पॉट, डैमेज नहीं होना चाहिए। जब अच्छी क्वालिटी का आप प्रोड्यूस आप करेंगे तो अगर आपके प्रोड्यूस में कुछ ऐसे डिजीज डैमेज पॉट है तो उनको उसी समय अलग कर दीजिए और फिर उसको इकट्ठा करके गनी बैग्स में या बास्केट वगैरह में पैक करके ट्रांसपोर्ट कर दीजिए मार्केट के लिए, ठीक है ना। और जो है रूम टेम्परेचर पर 2 से 3 दिन तक गर्मियों में और 4 से 6 दिन तक राजमा की जो फलियां हैं उसको रखा जा सकता है, मतलब किचन में एज अ रूम टेम्परेचर। लेकिन कोल्ड स्टोर में आप उसको जो है सॉरी ये 20 to 40 नहीं है, कंफ्यूज मत होइएगा, ये 2 डिग्री से 4 डिग्री है, ठीक है। ये 20-40 प्लीज इसे मत समझिएगा। ये 2 डिग्री सेंटीग्रेड से 4 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पे 60 से 70% रिलेटिव ह्यूमिडिटी पर 15 से 20 दिन आप जो है इसको स्टोर करके रख सकते हैं हरी जो है पॉड को। अब उसके बाद ईल्ड कितनी होती है, तो ईल्ड ऑफ टेंडर पॉट्स वेरीज फ्रॉम वेराइटी टू वेराइटी। ये वेराइटी टू वेराइटी वेरी करेगी, ऑब्वियस सी बात है। बुश टाइप की ऑन एन एवरेज जो ईल्ड मिलती है बुश टाइप वेराइटी से वो 8 से 10 टन पर हेक्टेयर और पोल टाइप से 12 से 15 टन पर हेक्टेयर ईल्ड हमें मिलती है। और अगर वेजिटेबल के पर्पज से पॉड हार्वेस्ट कर रहे हैं। और जो फील्ड बीन है मतलब दलहनी फसल के लिए अगर आपने फ्रेंच बीन को जो है बुआई की है
तो तब आप पॉड हार्वेस्टिंग का टाइम तब होगा जब पॉड पूरी तरह से ड्राई हो जाए, पीला पड़ जाए, है ना, पीला पड़ जाए, पर जो है वो फटे नहीं, मतलब बस्ट ना हो, तभी आप जो है पॉड को हार्वेस्ट कर लेंगे, स्प्लिट होने से पहले ही। और इसमें जो जब दाल के लिए आप हार्वेस्ट करते हैं राजमा की, तो यील्ड देखा गया है कि 1250 से लगभग 1500 केजी बीज का, राजमा के बीज हमें मिलते हैं, मतलब राजमा की दाल का उत्पादन होता है 1 हेक्टेयर से। अब इसमें डिजीज और इंसेक्ट पेस्ट को देख लेते हैं। तो जो कॉमन डिजीज जो है फ्रेंच बीन में लगती है वो है एंथ्रेक्नोज, ठीक है। सिम्टम क्या होते हैं एंथ्रेक्नोज के, कि ब्लैक कलर के गड्ढे गड्ढे आपको देखने को मिलेंगे और गड्ढे के सेंटर में ग्रे कलर का आपको स्पॉट देखने को मिलता है। तो इस तरह के, कभी आप राजमा की बीन लाइए मार्केट वगैरह में, तो आपको इस तरह के एंथ्रेक्नोज से ससेप्टेबल बहुत से आपको मिलते हैं। ये प्रॉब्लम आपकी काउपी में भी होती है, लोबिया में भी। आपने राजमा की हरी फली तो नहीं खाई होगी, पर लोबिया आप खाते हैं तो आप देखिए कभी कभी लोबिया में ब्लैक ब्लैक कलर के गड्ढे होकर के वो स्पॉट्स पड़े रहते हैं, वो एंथ्रेक्नोज से इन्फेक्टेड जो है वो पॉड है। तो वैसा ही बिल्कुल फ्रेंच बीन में भी पड़ता है। इसका मैनेजमेंट का तरीका यही है कि डिजीज़ फ्री सीड आप पहले तो यूज़ करिए, क्योंकि ये सीड बॉर्न डिजीज़ है, इसके जो है फंगस सीड में रहते हैं। तो जो सीड आपने बोया है, अगर वो सीड किसी इन्फेक्टेड मदर प्लांट का है, तो वो सीड अगर आप बोएंगे तो वो आपके प्लांट में वो जो है फंगस उसको इन्फेक्ट करेगा। उसके बाद अगर आपको नहीं पता है कि सीड आपका इन्फेक्टेड है या नहीं, तो फिर उसको आप जो है फंजीसाइड से ट्रीट करिए, जैसे कि बेविस्टिन वगैरह या थीरम या कैप्टैन वगैरह से, ठीक है। और या फिर अगर आपने सीड ट्रीटमेंट नहीं किया है, तो क्रॉप में अगर ये प्रॉब्लम, ये इन्फेक्शन हो गया है, तो इस बेविस्टिन का स्प्रे कर दीजिए 50 ग्राम पर 100 लीटर के रेट से सॉल्यूशन बना के, और 8-10 दिन के इंटरवल पर 2-3 बार स्प्रे करना पड़ेगा। दूसरी डिजीज है रिजेक्टोनिया ब्लाइट, ठीक है। ये रिजेक्टोनिया फंजाई से होता है। इसका सिम्टम क्या है, इसमें जो है, इसमें भी गड्ढे बनते हैं, पर ये रेडिश ब्राउन कलर के बनते हैं, और वो भी तने पर, पॉड पर नहीं, तने पर बनते हैं। तना जहाँ पर मिट्टी से टच में रहता है उस जगह पर इसका इन्फेक्शन पौधे में देखा गया है। तो इसका भी वही है, फंगस सेम है। तो जो है मतलब फंगस ही है, सेम स्पीशीज नहीं है, फंगस अलग है, लेकिन ये भी फंजीसाइड से ही ट्रीट होगा, जैसे कि बेविस्टिन वगैरह से, है ना। 2 ग्राम पर केजी सीड्स ट्रीटमेंट कर दीजिए, या जो है लिक्विड सोल्यूशन 50 ग्राम पर 100 लीटर का लिक्विड सोल्यूशन बनाइए और फील्ड पर स्प्रे कर दीजिए। उसके बाद है एंगुलर लीफ स्पॉट। एंगुलर लीफ स्पॉट भी एक डिजीज है। इसमें जो है लीफ पर ये धब्बे पड़ जाते हैं, रेडिश ब्राउन कलर के एंगुलर शेप के जो है स्पॉट्स आपको देखने को मिलेंगे, तो वो एंगुलर लीफ स्पॉट कहलाता है। इसके ये भी डिजीज फ्री सीड यूज करना चाहिए, ताकि एंगुलर लीफ स्पॉट की प्रॉब्लम ना हो, और फंजीसाइड का स्प्रे, क्योंकि ये सब फंगल डिजीजेज हैं। और पाउडरी मिल्ड्यू, तो ये कॉमन है लेग्यूम क्रॉप में ये डिजीज़, जैसे मटर में बहुत ज़्यादा सीवियर पाई जाती है, उसी तरह फ्रेंच बीन में भी पाउडरी मिल्ड्यू बहुत ही कॉमन जो है डिजीज़ है, और सीवियर है। इसमें वही है कि पत्ती के दोनों सरफेस पर वाइट कलर के फंगस के माइसीलियम ग्रो हो जाते हैं, और पाउडरी जैसा, पाउडरी मास आपको जैसे वाइट पाउडर चिपका हुआ हो पत्ती के दोनों सरफेस पे, वैसा लगेगा, ठीक है ना। तो बहुत ज़्यादा सीवियर इन्फेक्शन रहता है, तो स्टेम तक भी पहुंच जाता है और पत्तियां गिर जाती हैं, और जो पॉड वगैरह होते हैं वो बिल्कुल डेवलप नहीं करते हैं। तो इसके लिए भी आपको डिजीज, क्योंकि इसके फंगस और स्पोर्स जो है मिट्टी में जो है सॉइल में रहते हैं, तो सॉइल ट्रीटमेंट अच्छे से करिए। और प्लांट, अगर आपका इस बार मान लीजिए सपोज करिए आपने खेती की और उसमें इन्फेक्शन हो गया, तो हर एक इन्फेक्टेड प्लांट को खेत से बहुत दूर करिए और उसे जला दीजिए, क्योंकि मिट्टी में उसके स्पोर्स और माइसीलिया सर्वाइव करते रहते हैं। और साथ ही फंजीसाइड का जो है स्प्रे कर दीजिए इनिशियल स्टेज में ही, जब पाउडरी मिल्ड्यू लगना शुरू हुआ है। तो कैराथेन का 0.2% सोल्यूशन बना के, या बेविस्टिन का 0.1% का सोल्यूशन बना के स्प्रे कर देना चाहिए, या वेटेबल सल्फर भी काम आता है। अब इंसेक्ट कौन कौन से लगते हैं फ्रेंच बीन में, तो कॉमन इंसेक्ट है माइट्स हैं, या ब्लिस्टर बीटल्स हैं, या पॉड बोरर है। पॉड बोरर ज़्यादा जो है नुकसान जो है फसल को करता है। पहले माइट्स को देखते हैं। माइट्स क्या करती हैं, ये जो पत्तियां होती हैं उनमें जो सैप फ्लो होता है, जो लिक्विड फ्लो होता है, उसको ये सक कर लेती हैं, उसको पी जाती हैं, और अंततः जो पत्तियां हैं वो सूख जाती हैं। तो इसका जो मैनेजमेंट है वो मेलाथियान का स्प्रे करिए, या अब तो बहुत सारे जो है इंसेक्टिसाइड मार्केट में मोर एक्टिव इंग्रेडिएंट वाले हैं, और जो है जो कि बहुत ज़्यादा
हार्मफुल नहीं है सॉइल के लिए या क्रॉप के लिए, वो आप अप्लाई करिए। या ब्लिस्टर बीटल, जो कि ये जो इंसेक्ट है वो क्या करता है कि ये फ्लावर को फीड करता है, यानी जैसे ही फ्लावरिंग स्टेज में आती है तो ये फ्लावर ही खा जाता है। तो इससे फ्रूट सेट नहीं होगा, जब फ्रूट सेट नहीं होगा तो ज़्यादा पॉड नहीं बनेंगे, और पॉड नहीं बनेगा तो यील्ड पर अल्टीमेटली इफेक्ट आता है। तो इसको भी इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करिए। और इसी तरह लास्ट है पॉड बोरर। पॉड बोरर तब लगता है जब पॉड आपके डेवलप होने लगते हैं, तभी ये जो है पॉड को होल करके उसके अंदर चला जाता है और जो है बीज को खा जाता है, तो उसको पॉड बोरर बोलते हैं। तो इसका भी मैनेजमेंट वही एंडोसल्फान या मेलाथियान से इसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट फ्रेंच बीन, उसकी ये कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस थी। तो आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन हो तो निसंकोच आप लोग जो है कमेंट सेक्शन में पूछिए, कोई चीज़ नहीं आ रही है हम बताएंगे। और प्लीज़ हमें फीडबैक आप लोग ज़रूर दिया कीजिए कि क्योंकि ये ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, हम लोग फेस टू फेस तो हो नहीं पा रहे हैं, एक वन वे कम्युनिकेशन है पूरी तरह से, तो कोई इंटरैक्टिव क्लास तो कहेंगे नहीं हम इसे, लेकिन हम चाहते हैं कि आप लोग कमेंट सेक्शन में आके क्लास को थोड़ा इंटरैक्टिव बनाइए, ताकि लगे ही नहीं कि हम लोग ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं। और कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे, आप सभी लोग इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अभी हमने देखा है कि बहुत सारे बच्चों ने जो है चैनल सब्सक्राइब नहीं किया। इसका मतलब सारे बच्चों तक स्टडी मटेरियल नहीं पहुंच रहा है। तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स लोगों को बोलिए कि इसको सब्सक्राइब करें, अदरवाइज़ कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो इकट्ठा पढ़ना जो है काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।